जय हिंद दोस्तों। आज फिजिक्स के इस वीडियो में हम आपको वेक्टर एनालिसिस के बारे में बताएंगे। वेक्टर एनालिसिस क्या होता है? हिंदी में इसको वेक्टर विश्लेषण या सदिश विश्लेषण कहते हैं। सदिश विश्लेषण, वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर माने सदिश होता है, एनालिसिस माने होता है वियोजन विश्लेषण। किसी भी भौतिक राशि में अगर सदिश राशि की बात करें तो सदिश राशि का एनालिसिस कैसे होता है, वियोजन कैसे होता है, आज हम इसी के बारे में आपको बेहतर ढंग से बताएंगे। तो चलिए, इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। आप सदिश राशियों के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं। सदिश राशियां क्या होती हैं, थोड़ा सा इस पर फोकस कर दें, जबकि मेरा पिछला वीडियो इसके बारे में हो चुका है। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में बता दें, सिंपल सी बात बताएंगे, जैसा कि आप जानते भी होंगे। अगर कोई राशि सदिश है तो उसके ऊपर तीर का चिन्ह लगाया जाता है। अगर कोई भी राशि सदिश है, जैसे एफ सदिश है तो इसके ऊपर तीर का चिन्ह लगाओ, इसको पढ़ेंगे वेक्टर एफ। ए अगर सदिश है तो इसके ऊपर आप तीर लगाओ, इसको वेक्टर ए पढ़ेंगे। कोई भी राशि आप जो मानना चाहें, यम है अगर सदिश राशि है तो इसके ऊपर आप वेक्टर का चिन्ह लगाएंगे, तीर का चिन्ह वेक्टर पढ़ा जाता है। तो किसी भी भौतिक राशि में अगर हम सदिश राशि की बात करें तो सदिश राशियों के ऊपर तीर का चिन्ह लगाया जाता है। ये इनका रिप्रेजेंटेशन है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है। एक बात और, अब एक एग्जांपल लेते हैं, आपको समझाते हैं कुछ बातें। किसी भी भौतिक राशि में अगर हम सदिश राशि की बात करें, सदिश राशि का अगर परिमाण न दिया हो, जैसे परिमाण का मतलब होता है 10, 20 जो भी दिया है, मीटर, सेंटीमीटर, न्यूटन जो भी दिया है, और दिशा भी लिखा रहेगा सपोज दैट। तो मैं आपको जनरली बता दूं, किसी भी सदिश राशि में ये परिमाण होता है, जैसा कि आप जानते हैं 10 मीटर परिमाण है और ये दिशा है। परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, इसलिए इसको सदिश राशि कहते हैं। अगर ये दिशा हटा दी जाए तो ये केवल परिमाण भर बचता है, तो परिमाण होने के नाते ये राशि सदिश नहीं हो पाएगी, केवल अदिश हो जाएगी। तब इसके ऊपर से वेक्टर हटा देंगे, तीर का चिन्ह हटा देंगे, तब ये अदिश राशि हो जाएगी। तो सदिश राशि की पहचान ये होती है कि परिमाण और दिशा दोनों हो। ये क्या है? परिमाण है। ये क्या है? दिशा है। परिमाण, जिस भौतिक राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं उन्हें सदिश राशि कहते हैं। ये अच्छी तरीके से आप जानते हैं। तो दिशा मैंने लिखा है यहाँ पे पूरब, और परिमाण क्या है? 10 मीटर है। तो परिमाण दिशा दोनों है, इसलिए भौतिक राशि कैसी होगी? सदिश राशि होगी। सदिश राशि होगी, इसीलिए इसके ऊपर तीर का चिन्ह प्रयोग करते हैं। तो जनरली मैं आपको बता दूं, यहाँ पर किसी भी भौतिक राशि का अगर परिमाण न दिया हो, अगर ये सदिश राशि है तो इनमें परिमाण दिशा दोनों होंगे। मैं जनरली आपको बता दूं, दिशा हम यहाँ पर अभी जनरली अगर मान लीजिए लिख रहे हैं, दिशा नहीं लिख रहे हैं, तो आप इसको सदिश राशि मान लीजिएगा। सबसे पहले आपको बताएं, किसी भी भौतिक राशि में अगर सदिश राशि की बात करें, अगर उसके ऊपर तीर का चिन्ह लगा है तो सदिश राशि है, सदिश राशि है। दूसरी बात, अगर इसका परिमाण न दिया हो तो याद रखेंगे इसी अल्फाबेट के बराबर परिमाण को माना जाता है, और परिमाण में आप तीर का चिन्ह नहीं लगाएंगे ऊपर, याद रखिएगा। अब ये क्या है? ये वेक्टर ए पढ़ेंगे इसको, और ए जो है इस वेक्टर ए का परिमाण है। ये क्या है? परिमाण है। किसका परिमाण है? वेक्टर ए का। न दिया हो तो जनरली उसी अल्फाबेट के बराबर मानेंगे। या एक तरीका और है दिखाने का, वेक्टर ए का परिमाण अगर आप वेक्टर कंडीशन में लिखते हैं तो ये दो आप जो है ये माड का चिन्ह लगाएंगे, इसको माड पढ़ते हैं। तो माड ऑफ वेक्टर ए पढ़ने का तरीका आप देख लीजिए।
इन दोनों लाइनों को, जो खड़ी लाइन है, इसको पढ़ेंगे माड। माड पढ़ेंगे। इसके बाद आप यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ माड ऑफ। इसके बाद ये ए है तो आप वेक्टर ए पढ़ेंगे, माड ऑफ वेक्टर ए। इसको पढ़ने का तरीका है ये। तो वेक्टर ए का परिमाण अगर न दिया हो तो इसको माड के रूप में भी दिखा सकते हैं, अथवा बिना माड लगाए, बिना वेक्टर लगाए आप उसी अक्षर के बराबर लिख दीजिए, अल्फाबेट के बराबर लिख दीजिए। इसका मतलब वो क्या हो गया, उसका मैग्नीट्यूड हो गया। इसी प्रकार से कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे वेक्टर p का अगर माड नहीं दिया है तो आप इसी अल्फाबेट के बराबर मान लेंगे, या इसके ऊपर वेक्टर का चिन्ह लगा करके माड का चिन्ह लगा देंगे। इसको आपको याद रखना है। अब इसके बाद हम आपको लेके चलते हैं वेक्टर एनालिसिस की तरफ। वेक्टर एनालिसिस कैसे किया जाता है, ध्यान देंगे। सबसे पहली बात, वेक्टर एनालिसिस के लिए कोई वेक्टर, किसी वेक्टर का एनालिसिस करना है, वियोजन करना है, तो मैं सीधे अपने लैंग्वेज में बता रहा हूँ आपको, समझ लीजिए। वह वेक्टर सदैव तिरछा होना चाहिए। तिरछा कैसे, तिरछा का मतलब होता है या तो वेक्टर ये जो ये ऊर्ध्वाधर लाइन है, इस ऊर्ध्वाधर लाइन के या तो इधर झुका होगा या तो इधर झुका होगा। जैसे अब आप देख लीजिएगा कैसे पता चल जाएगा अभी झुकने का मतलब क्या होता है। या तो ये मैं यहाँ वेक्टर ए लिख दे रहा हूँ, ये झुका है, आपको पता कैसे चलेगा कि झुका किधर है। तो इसके टेल से आप एक ऊर्ध्वाधर लाइन, ऐसे सीधी लाइन ऊपर से नीचे की तरफ खींच दीजिए, चाहे इतनी बड़ी खींच दीजिए। अब आप समझ सकते हैं इस रेखा के किधर ये झुका है, इस साइड में झुका है। तो झुका है ना, मैं झुकने की बात किया हूँ। किसी वेक्टर का एनालिसिस किया जाता है, ये देखा जाता है वेक्टर झुका है कि नहीं झुका है। अगर इस ऊर्ध्वाधर लाइन के एक तरफ झुका हुआ है तो समझ लीजिए इसका एनालिसिस होगा, इसका वियोजन होगा, अन्यथा इसका वियोजन नहीं होगा। दूसरी बात, अब जैसे इस तरीके से ये रेखा की साइड में झुका हुआ है, अगर कोई वेक्टर इस प्रकार से खींचा गया है तो आप पता लगाएंगे, वेक्टर p मान लीजिए है, इसका परिमाण नहीं दिया है तो इसी अक्षर के बराबर मान लेंगे आप। अब ये वेक्टर किधर झुका है तो आप इसके टेल से एक सीधी लाइन ऐसे खींच दीजिए, पता चल जाएगा इस रेखा के इधर लेफ्ट साइड में झुका हुआ है। अब आप कोई वेक्टर आप इस प्रकार से लेते हैं तो इसके टेल से एक ऊर्ध्वाधर लाइन खींच दीजिए आप, तो पता चलेगा इस वेक्टर इस रेखा की साइड में झुका हुआ है। तो झुकाव अगर नहीं होगा तो उसका एनालिसिस नहीं होगा, झुकाव होना चाहिए। आप मेरी बात समझ चुके होंगे कि अगर किसी वेक्टर का एनालिसिस करना है, किसी वेक्टर का वियोजन करना है, तो सदैव उस वेक्टर को किसी न किसी तरफ ऊर्ध्वाधर रेखा के झुकाव में होना चाहिए, अन्यथा उसका एनालिसिस नहीं हो सकता। चलिए अब हम शुरू करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर है, सपोज वेक्टर मैंने ए माना, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं दिया है, मैंने इसके अक्षर के बराबर मान लिया, इसी अल्फ़ाबेट के बराबर मान लिया, ठीक है। तो अब इसके बाद हम इस वेक्टर को थोड़ा फिगर के माध्यम से दिखा रहे हैं। सपोज ये वेक्टर इस तरफ झुका हुआ है, वेक्टर ये झुकाव लिया है, तो अभी इसका एनालिसिस करेंगे। जैसे ही एनालिसिस करते हैं ना, इसके दो कंपोनेंट हो जाते हैं। कंपोनेंट माने पार्ट होता है, पार्ट माने भाग। किसी वेक्टर का एनालिसिस करेंगे, इसके दो पार्ट बनेंगे। अब चलिए सबसे पहले ये पता लगाओ कि ये ऊर्ध्वाधर लाइन खींच करके पता लगाओ कि झुका किधर है। इस रेखा के राइट साइड में झुका हुआ है, दाहिनी तरफ झुका हुआ है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसके टेल से एक रेखा, आपको क्षैतिज रेखा खींचनी है, एक क्षैतिज रेखा खींचनी है, मैं पृथ्वी के समांतर। इसके टेल से एक रेखा उधर आप खींचेंगे, इधर ये वेक्टर झुका हुआ है, इधर झुका है, और वह रेखा कैसी होनी चाहिए, क्षैतिज रेखा होनी चाहिए। क्षैतिज रेखा ऐसे होती है, ऐसे आप ध्यान दें, क्षैतिज रेखा ऐसे होती है, ऊर्ध्वाधर रेखा सदैव ऐसे होती है, इसको याद रखेंगे आप। तो आपको क्या करना है, जिधर ये वेक्टर झुका है उसी वेक्टर की तरफ उसके टेल से एक आप रेखा खींच देंगे, और इसके बाद यहाँ पर तीर लगा देंगे, चाहे इतनी बड़ी रेखा खींच दी, उससे मतलब नहीं है।
इस क्लियर, इसके टेल से एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे और उधर खींचेंगे, इधर ये झुका हुआ है तो झुका इधर है, इस रेखा के इधर झुका है तो क्षैतिज रेखा आप ऐसे खींचते हैं तो खींच दीजिए। खींचने के बाद आप तीर का चिन्ह लगा दीजिए, हेड लगा दीजिए, ये पूरा तीर बन जाएगा। छोटा बड़ा खींचिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप खींच सकते हैं चाहे इतना बड़ा। इसके बाद इस क्षैतिज रेखा के साथ एक और आप रेखा खींचेंगे, मतलब वेक्टर ही खींचेंगे, लेकिन ध्यान में रहे कि इससे 90 डिग्री का एंगल बने। इस क्षैतिज रेखा के साथ जो आप अगला वेक्टर खींचेंगे, इस वेक्टर के साथ जो अभी आपने क्षैतिज वेक्टर खींचा, इसको क्षैतिज वेक्टर भी बोलेंगे, इसके साथ 90 अंश का कोण बनाता हुआ एक और वेक्टर खींचेंगे उसी के टेल से। इस प्रकार से खींचेंगे कि ये दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल रहे, ध्यान देना है। और उन दोनों के बीच में ये वेक्टर होना चाहिए जिसका आप एनालिसिस कर रहे हो, उनके बीच में कहीं ना कहीं इस एनालिसिस किए जाने वाले वेक्टर को रहना चाहिए, इन दोनों के बीच में रहना चाहिए कहीं ना कहीं। तो इस तरीके से इन दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल बन गया। इस रेखा से अब कोई मतलब नहीं रहा, याद रखेंगे इन दोनों वेक्टरों के बीच 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। एकदम सीधा खींचेंगे। इसके बाद अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपका एनालिसिस हो चुका है। क्षैतिज वेक्टर के साथ आप कुछ न कुछ एंगल मानेंगे, सपोज थीटा मान लिया मैंने, ये क्षैतिज है, क्षैतिज रेखा, ये ऊर्ध्वाधर रेखा है, नीचे भी ऊर्ध्वाधर रेखा ही बोली जाती है, लेकिन आपको मैंने बताया ट्रिक कैसे खींचना है। ये जो आप क्षैतिज रेखा खींच करके आप वेक्टर बनाए हैं, तीर का चिन्ह लगाए हैं, इस वेक्टर के दो कंपोनेंट, दो पार्ट हो चुके हैं जो एक दूसरे के लंबवत वेक्टर दिख रहे हैं, ये वाला और ये वाला, ये दोनों इस वेक्टर के एनालिसिस के पश्चात ये पार्ट बन गए हैं इसके। तो एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया। एक कंपोनेंट, पार्ट मतलब कंपोनेंट एक ही बात है, ये एक कंपोनेंट हो गया, एक कंपोनेंट हो गया। याद रखें क्षैतिज वेक्टर, इसको क्षैतिज वेक्टर बोलेंगे, इसको ऊर्ध्वाधर वेक्टर बोलेंगे या ऊर्ध्व वेक्टर बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? क्षैतिज वेक्टर। जिसके साथ एंगल लगाएंगे आप वो सदैव क्षैतिज वेक्टर होना चाहिए, और जिसके साथ आप एंगल नहीं लगाएंगे वो ऊर्ध्व वेक्टर होना चाहिए, याद रखिएगा। और दोनों वेक्टरों को इसके टेल से ही खींचना है आपको। तो अब इसको क्या नाम देंगे? इसका भी अपना नाम होगा, इसका भी अपना नाम होगा। नाम देख लीजिए क्या होगा। ये दोनों वेक्टर चूंकि इसी वेक्टर के भाग हैं, पार्ट हैं, इसीलिए दोनों वेक्टर इसी वेक्टर के नाम से जाने जाएंगे। लेकिन आपको थोड़ा ध्यान देना है, वेक्टर ए के साथ आप x लिखेंगे क्षैतिज वाले के साथ, और इसके साथ आप वेक्टर ए के साथ आप y लिखेंगे। ये मैंने क्यों लिखा? क्योंकि आप जानते हैं क्षैतिज रेखा है ये x अक्ष पे होती है, और ये ऊर्ध्वाधर रेखा होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये x अक्ष बोलते हैं, इसको y अक्ष बोलते हैं। तो इस टाइप की रेखा अगर खींची जाए तो उसके साथ आप x लगाया करेंगे, ऊपर अगर नीचे हो तो इसके साथ हमेशा y लगाया करेंगे। इसको आप याद रखिएगा। फिर से सुन लीजिए, ये x अक्ष है, बोलिए ये रेखा ऐसे है कि नहीं है, इसके समांतर है कि नहीं है, इसीलिए मैंने इसके साथ x लगाया है। अब बताइए ये रेखा y अक्ष है कि नहीं है, तो इसके साथ मैंने क्या लगा दिया? y लगा दिया है। यही बात ध्यान देना है आपको। तो इसके साथ मैंने x लगाया, इसके साथ y, ये दोनों जो है वेक्टर इसी के नाम जाने जाएंगे, लेकिन थोड़ा x और y लगा दिया जाता है। इसके बाद इसको क्षैतिज वेक्टर कहते हैं, इसको ऊर्ध्व वेक्टर या ऊर्ध्वाधर वेक्टर कहते हैं, याद रखिएगा। अब थोड़ा सा अब आगे देखिएगा आप, वेक्टर a का परिमाण a है, इसका भी परिमाण a ही होगा, लेकिन इसके साथ आप इंटू करके कॉस लिखेंगे और ये एंगल लिख देंगे, a इंटू कॉस थीटा।
आप चाहें तो यहाँ x भी लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब इसके साथ क्या, इसका परिमाण क्या होगा, इसके परिमाण को हम ay लिखेंगे या y मत लिखिए, लेकिन इसके साथ आप साइन का मल्टीप्लाई कराएंगे, आप याद रखेंगे। तो वेक्टर ay इज इक्वल टू ay साइन थीटा और वेक्टर ax बराबर वेक्टर ax बराबर ax इंटू कॉस थीटा। अब आप अगर दिक्कत ना हो आपको तो ये मैं आपको कन्फ्यूजन ज़्यादा ना हो इसके लिए मैं आपको यहाँ से आपके लिए y हटा दे रहे हैं, ये x भी हटा दे रहे हैं, इससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। आप फ्रेश जो है आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, हमें लग रहा है कि आप बात समझ चुके हैं, एक और एग्जांपल बताते हैं, अभी कुछ इसमें और भी बताना है आपको। एक वेक्टर और लेते हैं, सपोज ये वेक्टर p है, एक वेक्टर p ले रहे हैं, ये वेक्टर p है, इस वेक्टर का एनालिसिस करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ से एक डॉट लाइन खींचेंगे। आप क्लियर हो गई कि ये किधर झुका है, इधर झुका है, तो आप समझ सकते हैं कि इसके टेल से एक वेक्टर किधर खींचेंगे, क्षैतिज वाला इधर खींचेंगे, इधर खींच दिया मैंने, और एक वेक्टर इसके साथ 90 अंश का कोण बनाता हुआ इसके टेल से ही खींचेंगे, इधर खींच देंगे। खींचने के बाद या आप थोड़ा सा महसूस करिए जो मैंने बताया कि इसके टेल से ही दोनों वेक्टर खींचे गए हैं और इन दोनों वेक्टरों के बीच 90 अंश का कोण होना चाहिए और इन दोनों के बीच में इस वेक्टर को होना चाहिए कहीं ना कहीं। आप ये समझ सकते हैं कि आप x अक्ष के समांतर है, इसीलिए इसके साथ हम कुछ कोण लगा देंगे, अल्फा बीटा जो मर्जी करे, θ1 θ2। तो आप अगर ये वेक्टर p है तो इसका क्या नाम रखेंगे, आप वेक्टर px रखेंगे। इसका परिमाण क्या होगा, p cos अल्फा, और इसके साथ एंगल नहीं लगा है तो इसलिए वेक्टर क्या हो जाएगा, ये py हो जाएगा, py बराबर p साइन अल्फा, p साइन अल्फा, p साइन अल्फा। इसके बाद थोड़ी सी एक बात यहाँ पर और बताएं, जिस वेक्टर का आप वियोजन किए हैं, वेक्टर a का यहाँ पे वियोजन किए हैं, तो वेक्टर a का वेक्टर कंडीशन में जो मान होता है, चूंकि इसके आपने दो भाग किए हैं इसीलिए आप चाहें वेक्टर कंडीशन में इन दोनों को जोड़ सकते हैं, वेक्टर ax प्लस वेक्टर ay। चूंकि इस वेक्टर के ये दोनों भाग हैं इसीलिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर ax प्लस वेक्टर ay। यहाँ पर आप उसी तरीके से क्या लिखेंगे, वेक्टर p का आपने वियोजन किया है, आप लिख सकते हैं वेक्टर px प्लस वेक्टर py। इस तरीके से आप किसी भी वेक्टर का आसानी से वियोजन कर सकते हैं। एक आध और एग्जांपल लेते हैं। तो चलिए समझ लीजिए एक और एग्जांपल, एक दो एग्जांपल और समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक वेक्टर इस तरफ से ऐसे खींचा तिरछा, तो एक डॉट लाइन आप करेंगे, यहाँ से इसके टेल से लेके जाएंगे रेखा। अब आप समझ रहे हैं इस लाइन की इधर झुका है, तो आप एक क्षैतिज रेखा यहाँ से खींचेंगे, इसको अब मिटा दे रहे हैं, आपको झुकाव समझ में आ गया होगा। इसके टेल से एक इधर खींचेंगे क्योंकि इधर झुका हुआ है, और इसके टेल से एक रेखा ऐसे खींचेंगे, तीर लगाएंगे, वेक्टर हो जाएगा। अच्छा, इसका नाम रख देते हैं वेक्टर m। सपोज ये वेक्टर m है, क्षैतिज के साथ हमेशा एंगल लगाते हैं, सपोज θ1 लगा दिया मैंने। अब आप बात करें इन दोनों वेक्टरों का नाम क्या होगा, तो इसी के नाम से जाने जाएंगे। आप यहाँ लगाएंगे वेक्टर mx और आप इसके साथ लिखेंगे वेक्टर my। वेक्टर mx इज इक्वल टू m cos θ1 और वेक्टर my इज इक्वल टू m sin θ1। इस तरीके से लिख लेंगे आप।
और अब आप इसको कैसे लिखेंगे, इनका रिजल्टेंट अगर बोले एम का रिजल्टेंट क्या होगा, तो वेक्टर एम एक्स प्लस वेक्टर एम वाई, इस तरीके से किसी वेक्टर का आप वियोजन करके इन दोनों वेक्टरों के योग के बराबर जिस वेक्टर का आपने वियोजन किया उसको लिख सकते हैं। तो इस तरीके से किसी वेक्टर का एनालिसिस यानी सदिश राशि का वियोजन कर सकते हैं आप। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में ऐसे ही अच्छे वीडियो के साथ आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।